एक आजाद देश पर अमेरिका ने की करोड़ों मांसाहारी मक्खियों की बारिश। राष्ट्रपति बाइडेन की इस ऊंची हरकत को देख पूरी दुनिया हैरान। जी हां दोस्तों, अमेरिका अपने पड़ोसी देश पनामा पर हर हफ्ते 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ स्क्रू वर्म फ्लाइज फेंक रहा है। और ये कोई साधारण मक्खियां नहीं है, बल्कि इन्हें मांस खाना पसंद है, वो भी जिंदा जानवरों का मांस। जब भी इन स्क्रू वर्म्स को खुला घाव दिखता है तो ये वहां जाकर बैठती हैं, खून पीती हैं और अंडे देती हैं। और इन अंडों से जो लार्वा निकलते हैं वो स्क्रू वर्म होते हैं, जो उससे घाव से जानवरों के शरीर में दाखिल होते हैं और मांस को खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये सिर्फ जानवरों और मवेशियों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि इंसानों को भी गंभीर इन्फेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस तरह हवाई जहाज से मक्खियों की बारिश क्यों कर रहा है, और क्यों पनामा समेत दुनिया भर के कई देश इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे? चलिए उठाते हैं इस गहरे रहस्य से पर्दा। अमेरिका को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो स्वार्थी है, चालाक है, कपटी है, लेकिन वो इतना बेरहम भी नहीं है कि ऐसे ही पनामा में रहने वाले 44 लाख लोगों पर हर हफ्ते 1.5 करोड़ मक्खियों की यूं ही बारिश कर दे। खासतौर पर तब जब देश उससे इतना करीब हो, क्योंकि मक्खियां सरहदें थोड़ी मानती हैं, उड़कर अमेरिका में ही घुस सकती हैं। ऐसे में जब हमने ये खबर पढ़ी तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए रिसर्च करना शुरू किया, और जानकारी जो सामने आई उसने हमारे होश उड़ा दिए। दरअसल पनामा का स्क्रू फ्लाई वर्म्स की बारिश अमेरिका आज नहीं बल्कि पिछले 40 सालों से कर रहा है। पहली बार ये मक्खियां सन 1985 में फेंकी गई थीं, और आज भी ऐसी मक्खियों की ब्रीडिंग करवाने के लिए अमेरिका में कई डेडिकेटेड फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। इस तरह की फैक्ट्री पहली बार 60 के दशक में टेक्सास के मिशन शहर में बनाई गई थी, जहां हफ्ते में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ मक्खियों की ब्रीडिंग की जाती थी। यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त इन मक्खियों को जानवरों के मांस और खून का मिश्रण मिलाया जाता था, और शुरुआती दौर में यह मक्खियां 108 टन मांस और 38,000 लीटर खून पी जाती थी। लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा मक्खियों का प्रोडक्शन करना जरूरी था, क्योंकि उन्हें पनामा के ऊपर फेंकने का प्लान बनाया गया था। लेकिन क्यों? तो उसके लिए हमें पनामा की ज्योग्राफी लोकेशन पर नजर डालनी होगी। दुनिया के नक्शे पर यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश हैं, और दूसरी तरफ ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। बीच में ही मौजूद ये छोटा सा देश जिसका नाम है पनामा। अब 1930 से 1960 के बीच अमेरिका के एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का युग चल रहा था। उस वक्त एडवांस मशीन्स सबके पास ना होने की वजह से अमेरिका के खेतों में भी मवेशियों के ही हल चलवाए जाते थे। उनके दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस चलता था, और मीट का भी अमेरिका में काफी डिमांड थी, जिस वजह से किसानों ने मवेशियों को पालना शुरू किया। लेकिन मवेशियों के साथ एक और जीव था जिसकी तादाद काफी तेज से बढ़ रही थी, वो थी स्क्रू वर्म फ्लाइज, जो साउथ अमेरिका के करोड़ों की तादाद में पनामा होकर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती, जिससे पनामा और नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बाकी देशों में एक बड़ा संकट उभर गया। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि स्क्रू फ्लाई वर्म्स खास तौर पर मवेशियों के खुले घाव में अंडे देती हैं, जिससे पैदा होने वाले लावा या यूं कहें वर्म्स गाय, बकरी, बैल आदि मवेशियों का मांस खाकर उनके शरीर को अंदर से खोखला करते जाते हैं, और उन्हें इससे कई इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और आखिर में इन जानवरों की जान चली जाती है। ऐसे में इन मक्खियों के बढ़ते कहर को रोकना जरूरी था, लेकिन मक्खियों के कहर को रोकने के लिए ज्यादा मक्खियां छोड़ना भला कैसा समाधान हुआ? तो इसके पीछे डीप साइंस छिपा हुआ है। 1960 के दशक में अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को इन स्क्रू फ्लाई वर्म्स की तादाद कम करने का तरीका खोजने के लिए कहा, और उन्होंने इन पर रिसर्च करना शुरू किया, जिससे कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। इस रिसर्च में पता चला कि स्क्रू वर्म फ्लाइज की जो फीमेल होती है यानी मादा जो होती है, वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मैटिंग कर सकती हैं, यानी जो नर मक्खी है उसके साथ जीवन में एक ही बार संबंध बनाती हैं। तभी वैज्ञानिकों ने सोचा कि जो नर मक्खी है, जो मेल स्क्रू वर्म फ्लाई है, अगर हम उसे किसी तरह से स्टेराइल बना दें यानी नपुंसक बना दें, तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, जिससे इन मक्खियों की तादाद कम हो जाएगी। और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रेडिएशन का सहारा लेने का निर्णय लिया। जी हां दोस्तों, इसी वजह से बड़े पैमाने पर स्क्रू वर्म मक्खियों की ब्रीडिंग शुरू की गई, जिसके लिए फैक्ट्रीज लगाई गई।
जिनमें हर हफ्ते करोड़ों की तादाद में स्क्रू वर्म मक्खियों की ब्रीडिंग करवाई जाती थी और अगर पैदा होने के बाद उन मक्खियों को रेडिएशन पर एक्सपोज किया जाता था, उनके ऊपर कंट्रोल तरीके से एक खास तरह के रेडिएशन छोड़े जाते थे जिससे उनके प्रोडक्टिव सिस्टम में चोट हो जाती थी और वो प्रजनन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से असमर्थ हो जाती थी, यानी उनकी क्षमता खत्म हो जाती थी रिप्रोडक्शन की, जिसके बाद इन मक्खियों को कोल्ड रूम में रखा जाता था। अब यहाँ आपको ये मक्खियां मरी हुई लग सकती हैं, लेकिन असल में ये कोल्ड रूम में चैन की नींद लेती हैं, जिसके बाद इन्हें कई कार्डबोर्ड बॉक्सेस में भरकर प्लेन में लोड किया जाता था, जो कि पनामा के ऊपर सिर्फ 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था और एक जनाब जहाज से इन बॉक्सेस को फेंकते चले जाते थे। हालांकि अब तो मक्खियां छोड़ने के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बड़े से बॉक्स में मक्खियां भरकर पनामा देश के ऊपर ले जाई जाती हैं, जिसके बाद एक रोटेटिंग फैन इन मक्खियों को प्लेन से बाहर फेंकता चला जाता है। अब हवा में 90% मक्खियों की नींद खुल जाती है और ये उड़ते हुए आसपास के इलाकों में फैल जाती हैं, जबकि 10% मक्खियों की आंख नहीं खुलती, वो नीचे गिरकर मर जाती हैं। खैर 1980 के दशक में जब इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार किया गया था, तभी पनामा समेत नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों में भी इन नर नपुंसक स्क्रू वर्म मक्खियों को छोड़ा गया था, जो कि अपने पार्टनर की खोज में मादा मक्खियों के पास पहुंचती और दोनों की मेटिंग होती, लेकिन मेटिंग से मादा मक्खियां प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती, जिससे वो अंडे नहीं देती और इस तरह से धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम हुई और फिर फीमेल स्क्रू वर्म्स फ्लाइज के कहर की वजह से जो मवेशियों की जान जा रही थी वो कम हो गई। इस तरह से अमेरिका का ये तरीका सफल हुआ और आज भी हर साल जब इन मक्खियों की तादाद बढ़ती है, तब कुछ हफ्तों के लिए पनामा पर रेडिएशन वाले नपुंसक नर मक्खियों को छोड़ा जाता है। अब वैसे तो ये तरीका क्रूर लग सकता है, लेकिन स्क्रू वर्म फ्लाइज से पशुपालन को बचाना और मवेशियों की जान बचाने के लिए और कोई कुदरती तरीका उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से हर हफ्ते 1.5 करोड़ मांसाहारी मक्खियों की बारिश होने के बावजूद पनामा देश अमेरिका को कुछ नहीं कहता, ना ही दुनिया का कोई देश इसके खिलाफ आवाज उठाता है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में नर मक्खियों को नपुंसक बनाने की इस प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें पहले मक्खियों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें अंडा, खून, मांस और बाकी चीज़ों का घोल बनाकर पिलाया जाता है ताकि नर और मादा मक्खी प्रजनन करके ब्रीडिंग कर सकें। जिसके बाद मादा मक्खियां मांस के टुकड़े में जो लार्वा देती हैं, उन्हें कंट्रोल्ड तापमान में रखा जाता है और जब इनमें से मक्खी निकलती है तो उन्हें कुछ दिन वैसे ही बड़ा होने दिया जाता है और फिर रेडिएशन देकर कोल्ड स्टोरेज में सुला दिया जाता है, जिससे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एक फैक्ट्री में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज़्यादा मक्खियों की ब्रीडिंग करती हैं, तो कभी ये मक्खियां फैक्ट्री से फरार हो जाएं तो क्या होगा? फिर तो गाय, सांड, बकरी, हिरन और ना जाने कितने प्रजातियों के जानवरों की जान चली जाएगी, क्योंकि जंगल में जानवरों को चोटें लगने की वजह से छोटे मोटे घाव होना आम बात है। ऐसे में मादा मक्खी उनके ओपन वुंड यानी कि खुले घाव में अंडे दे दें तो भयानक महामारी आ जाएगी और ये मक्खियां इंसानों को भी इन्फेक्शन पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम तभी दूसरी फैक्ट्री से स्टेरिलाइजेशन की हुई नपुंसक मक्खियों को उस इलाके में छोड़ देंगे, जिससे कुछ ही समय में इन मक्खियों की संख्या वापस कम हो जाएगी। आखिर में सवाल आता है कि क्या ये स्क्रू वर्म फ्लाइज सिर्फ अमेरिका में ही आतंक मचाती हैं? तो आपको बता दें कि इनकी 2 प्रजातियां हैं, न्यू वर्म फ्लाइज और ओल्ड वर्म फ्लाइज, और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दहशत फैलाने वाली मक्खियां न्यू वर्म फ्लाइज, जबकि ओल्ड वर्म फ्लाइज उतना आतंक नहीं मचाती। हालांकि ये भी मवेशियों को नुकसान पहुंचाती ही हैं, लेकिन न्यू वर्म फ्लाइज से थोड़ा कम। और दोस्तों, वोल्ड वर्म प्रजाति की मक्खियां भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल जैसे एशियाई देशों के साथ अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, और अगर भविष्य में एशिया में इनका कहर बरसा तो भारत के साथ चीन, पाकिस्तान को साथ में आना पड़ेगा। नेपाल, भूटान, सारे लैंडलॉक जितने भी नेशंस हैं हमारे साथ में, हमारे बॉर्डर के साथ चिपके हुए हैं, सबको साथ में आना होगा, तभी हो पाएगा। लेकिन सारे देश के बीच पॉलिटिकल रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं, सब एक साथ नहीं आ सकते, जिसके चलते यहाँ पर इस प्रकार की मक्खी को खत्म करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको स्क्रू वर्म फ्लाइज की तादाद को कंट्रोल करने का अमेरिका का यह तरीका कैसा लगा? कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और शेयर करके इसकी जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।